आज हम मौजूद हैं धर्म प्रकाश पाठक जी के वहाँ, जो कुशीनगर प्राथमिक शिक्षा संघ के महामंत्री हैं। आइए जानते हैं इनसे कि आज की जो गतिविधियां हैं अपने देश में या देश के बाहर, उसके बारे में बात करते हैं। शिक्षक संघ के महामंत्री मौजूद हैं, तो आइए इनसे हम बात करते हैं। पहला सवाल हमारा ये है सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोग प्रेरणा ऐप का विरोध क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले आज 21 जून है, विश्व योग दिवस का आज दिन है। सबसे पहले हम अपने समस्त शिक्षक साथियों के साथ साथ पूरे भारतवासियों को, पूरे विश्व के निवासियों को बधाई देना चाहते हैं और योग करें और निरोग रहें, ये संदेश सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं। कोरोना का समय है, इस संकट की घड़ी में जो बीमारी लाइलाज है उसका इलाज कहीं है तो सिर्फ योग में है। इसी का संदेश देना चाहेंगे। फिर आपके मूल प्रश्न पर जो आप प्रेरणा की पूछ रहे हैं जी, प्रेरणा का उद्देश्य अगर सकारात्मक होता, सहयोगात्मक होता तो उसमें दंडात्मक व्यवस्था नहीं होती। वो शिक्षकों को अकारण ही उत्पीड़ित करने का एक माध्यम बनता जा रहा है। हमें सरकार के हर योजना में हम लोग ने हमेशा सहयोग किया है, हमेशा सरकार की हर योजना में हम साथ दिए हैं, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए हैं। लेकिन जो योजना सरकार के द्वारा सरकार को अधिकारियों द्वारा भ्रमित करके लाया गया है, इसमें सिर्फ जो है सहयोग की बात न करके दंड की व्यवस्था है, जिस वजह से हम इसका विरोध कर रहे हैं। और इस योजना में बहुत सारी खामियां हैं। जैसे इस योजना में जैसे शिक्षक जो है उसमें व्यवहारिक समस्याओं का ध्यान नहीं रखा गया है। जैसे मान लीजिए कि उसमें हर टाइमिंग फिक्स है, पहला 7 मॉड्यूल में आया है कैसे कैसे क्या करना है, लेकिन उसमें जो व्यवहारिक दिक्कतें शिक्षक को होती है, जैसे व्यवहार जान लीजिए, मान लीजिए शिक्षक को बैंक जाना है तो प्रेरणा ऐप में तो सब कुछ ऑनलाइन है, लेकिन वहाँ आपको जो है पत्र व्यवहार की सुविधा नहीं है जहाँ से वो लिख करके जा सके। या किसी बच्चे को चोट लग जाए या कोई जख्मी हो जाए तो उसका इलाज वो कैसे करे। कुल यानी मिलाकर वो व्यवहारिक धरातल पर टोटल जो है असफल प्रोग्राम है। अधिकारियों ने उसको मनगढ़ंत रूप से जो है सरकार को भ्रमित किया है। बस शिक्षक सरकार की हर योजना में हमेशा सहयोग के लिए तत्पर रहता है। आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए आपसे जो स्पष्टीकरण मांगा जाता है वो क्या ऑनलाइन है या ऑफलाइन? नहीं, स्पष्टीकरण की व्यवस्था ऑफलाइन इसमें रखी गई है। इस बात का भी विरोध है हमारा। अब ये आखिर क्यों, तो विजय किरण आनंद जी ही बता पाएंगे आखिर क्यों ऐसी व्यवस्था की गई है। बसंते आखिर क्यों का कोई जवाब नहीं है, लेकिन ये व्यवस्था अव्यवहारिक है। जब टोटल आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो स्पष्टीकरण की व्यवस्था भी ऑनलाइन होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपके बात से हम सहमत हैं। और अगला सवाल हमारा ये है सर, आपसे जानना ये चाहेंगे कि जो जल्द ही चीन की सेना ने हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया, इस पर शिक्षक क्या सोचते हैं और उनकी क्या राय है और किस प्रकार से जो है चीन को जवाब देना चाहिए, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ये अत्यंत ही विदारक घटना है, दुखदायी घटना है। इससे पूरा भारत जो है सन्न रह गया है चीन के धोखे से। वैसे चीन की विस्तारवादी नीति और धोखे की प्रवृत्ति बहुत पुरानी रही है, लेकिन हमारे 20 जवान जो शहीद हुए हैं, निश्चित रूप से इससे हर नागरिक, हर शिक्षक, हर व्यवसाय से जुड़े लोगों का हृदय जो है बहुत ही द्रवित हुआ है, दुखी है। हमें निश्चित रूप से इसका प्रतिकार करना चाहिए। प्रतिकार में सेना तो अपना कर ही रही है। हमारे सेना में तो ऐसे ऐसे जवान रहे हैं, जैसे हमेशा हम 62 की चर्चा करते हैं खुर्शीद जी, हम कभी 67 की चर्चा नहीं करते। 67 में हमने चीन को उसकी औकात दिखाई। हमारे 70 सैनिक मारे गए, हमने उनके 400 सैनिक मारे। चीनी सेना को 3 किलोमीटर पीछे रखेला। 62 की भी लड़ाई में अगर आप पढ़ेंगे तो गढ़वाल रेजिमेंट के जसवंत सिंह जी थे, जो अकेले एक आदमी ने जो है 300 सैनिकों को मार दिया। लेकिन आपकी बात जहाँ से उठ रही है उसी बात में एक सवाल और पैदा हो रहा है। जैसे यहाँ हमारा जो है तकरीबन 40 किलोमीटर तक हमारी जो जमीन है उसमें से चीनी सैनिक घुस आए, वहाँ पेट्रोलिंग कर रहे हैं, वहाँ सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं।
तो ऐसे में हमारी सेना या हमारे जो राजनेता हैं जो सेना को आदेश देते, तो ऐसे में वो क्या किए? नहीं, एक्चुअली बॉर्डर पे जो खबर आपको प्राप्त हो रही है सारी अपुष्ट खबरें हैं, तो इसकी पुष्टि नहीं है। हमारी सेना जो है सक्षम है और वो घुसने का प्रयास किया, जिसको हमारी सेना ने जो है अपने शौर्य से जो उनको पीछे खदेड़ा। अब चूंकि हमारी सेना बहुत ही अनुशासित सेना है, उसको जितने गाइडलाइंस दिए जाते हैं उसको अच्छा सा पालन करती है, जिस वजह से हमारी सेना वह हथियार के साथ गई, लेकिन अपना हथियार जो है समझौते के तौर पर ओपन नहीं किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चीनी सैनिक घुस रहे थे तो उसका प्रतिरोध नहीं किया हमारी सेना ने। हमारी सेना ने जबरदस्त प्रतिरोध किया। हमारी सेना को चूंकि एक समझौता हो चुका था जिसके तहत दोनों सेनाओं को पीछे हटना था, तो चीनी सेना अनुशासनहीन है, वो अपने जनता के प्रति बिल्कुल उत्तरदायी नहीं है, उद्दंड तरह के वो उनकी आर्मी है। तो आपके हिसाब से जानना चाहेंगे सर, आपके हिसाब से हमारी सरकार को क्या करना चाहिए? अब हमारी सरकार ने पहल शुरू कर दी है कूटनीतिक स्तर पर। हमने पूरे विश्व समुदाय का समर्थन प्राप्त किया है, हमारी भी अच्छी बात है। और हमारी सेनाएं जो है हमेशा युद्ध के लिए तैयार है। और आपको बता दें, बिल्कुल किसी को भी 1% की भी ये मतलब भ्रम की स्थिति में नहीं रहनी चाहिए कि हमारी सेना चीन आर्मी से थोड़ी सी भी कमजोर है, क्योंकि चीन ने 62 के बाद जब प्रयास किया है हमने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया, उनको घर तक दौड़ा के मारा है। इसी वजह से चीनी सेना हिम्मत ऐसा मतलब हमें लगता है 40-45 साल बाद फिर उसने ऐसी हिमाकत की है। जी। तो उसका जवाब दिया जाएगा, कूटनीतिक स्तर पर भी दिया जाएगा और सैन्य स्तर पर भी, जैसे पुष्ट न्यूज आ रहे हैं, सैन्य स्तर पर भी तैयारी चल रही है। हम निश्चित रूप से चीन को जो है उसके उद्दंडता का सजा देंगे, वक्त का इंतजार करिए। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे लोगों का कहना है, जैसे बीजेपी के बड़े बड़े नेता और आम लोग भी कह रहे हैं कि चीनी जो भी सामान हैं, यानी जो भी उत्पाद हैं, उनको खत्म करना चाहिए, हमें नहीं लेना चाहिए। लेकिन आप स्वयं बता सकते हैं, आप टीचर हैं, संगठन में मंत्री हैं, तो आपके अनुसार आज का जो व्यापारी है जिसने सामान देकर, पैसा देकर खरीदा है, क्या आज उस चीज का बहिष्कार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर बहिष्कार हम करते हैं तो किसका नुकसान करते हैं? अपने व्यापारियों का। तो इस संबंध में आपकी क्या राय है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। पहली बात आपको ये बता दें कि चूंकि मेक इन इंडिया के तहत कुछ चीज़ों का निर्माण हम कर रहे हैं, अभी मैक्सिमम चीज़ें हम आयात करते हैं, तो उसके लिए चीन का, जैसे हमने मलेशिया का अल्टरनेटिव देश खोजा, इंडोनेशिया, तो चीन के अल्टरनेटिव देश ताइवान है जो उनको सस्ते में सामान दे सकते हैं, बिल्कुल उसके फिलीपींस हैं। ऐसे देश जो जैसे ताइवान की चीज़ें हैं, जापान की चीज़ें हैं, ताइवान की चीज़ें लगभग चीन के ही टक्कर उसी रेट की आती है। तो हमको चीन को जो है अगर किसी भी तरीके से जो है डिमोरलाइज करना है तो उनकी पहले आर्थिक ताकत तोड़नी होगी, जिस वजह से हमको जो है चीनी सामानों के जगह ताइवान के सामान को, और मेक इन इंडिया जो हमारी भारत सरकार की योजना है, इसको और मनन के साथ, चिंतन के साथ और इसका उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा अब मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया को बनाना होगा। तब तक हम उस पर डिपेंड रहेंगे। और आप यकीन मानिए कि अगर हमारी सरकारें सही तरीके से प्रयास कर रही हैं और करेंगी तो निश्चित रूप से आने वाले 2-3 सालों में जो है हम चीन पर अपनी आर्थिक निर्भरता कम कर लेंगे। बहिष्कार तो होना चाहिए, लेकिन उनका अल्टरनेटिव हमको तलाशना चाहिए। अल्टरनेटिव है हमारे पास। नहीं, एक्चुअली मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया। मेरा सवाल ये है कि जो हमारे देश के व्यापारी हैं जिन्होंने पैसा देकर चीन से माल ले लिया, नहीं, जो माल उन्होंने खरीद लिया है, हाँ, उसका तो व्यापार होगा ही होगा। लेकिन हमारे सरकार की या सारे जनमानस की ये भावना है कि अब चाइना से जो है हमको प्रयास आगे करना चाहिए लेना, कि आगे कम से कम जो है या प्रयास करें कि बिल्कुल नहीं, जब तक उसका अल्टरनेटिव नहीं मिलती, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर चाइना है। अगर अब हम ईमानदारी से बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कुछ न कुछ उस पर निर्भरता आपकी आई जाती है। तो इस वजह से हमको अब ये प्रयास करना चाहिए कि चाइना के अल्टरनेटिव तलाशने चाहिए, जो हमको, कि हमारी आबादी 50% बिलो द पॉवर्टी लाइन है, तो हमको उस रेट में आए। तो हमने देखा कि ताइवान वाइवान की चीज़ें जो है वो चीन के ही टक्कर के उसी रेट में आ रही है। तो हमको चीन को तरजीह देने की बजाय ताइवान से अपने रिश्ते और सुधारने चाहिए और करने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे सर हमारे साथ मौजूद थे
इनसे हम लोगों ने बातचीत की और जो भी कहीं गलतियां हों उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और बहुत बहुत धन्यवाद।